नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JEN एकेडमी पे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। मैं मार्त अग्रवाल लेके आया हूं आपके पास 25 मार्च का जो भी सारा करंट अफेयर्स है, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हमारा आज का जो मोटिवेशनल क्यूट है वो है दोस्तों, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग ही उड़ा करती है दोस्तों। तो दोस्तों अपने पंखों पर अपने हौसलों पर पूरा इरादा रखिए, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंग ही उड़ा करती है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मेरे बारे में राय बनानी ही है तो मेरी सफलताओं से नहीं, बल्कि इस बात से बनाओ कि मैं कितनी बार गिरा और गिरकर उठा दोस्तों। और ये कथन जो है वो है नेशनल मंडेला का। हर एक इंसान इससे वाकिफ होना चाहिए दोस्तों। ये एक महान शख्सियत है, ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मेरे बारे में राय बनानी है तो मेरी सफलता या असफलता से मत बनाइए, मैं कितने बार गिरा और उठा उससे राय बनाइए मेरे बारे में। और नेशनल मंडेला के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। ये है नेशनल मंडेला दोस्तों। नेशनल मंडेला दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, जिसकी क्रिकेट टीम के साथ हम क्रिकेट भी खेलते हैं, उसी के पहले अश्वेत राष्ट्रपति है दोस्तों। पहले अश्वेत राष्ट्रपति, पहले अश्वेत राष्ट्रपति दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये शख्सियत है दोस्तों। जैसे भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का नाम आता है, साउथ अफ्रीका के इतिहास में इनका नाम आता है दोस्तों। आपने सुना होगा, देखा होगा आपने, क्रिकेट टीम जब खेलती है तो जो साउथ अफ्रीका है उसकी टीम में सारे खिलाड़ी गोरे गोरे हैं दोस्तों, जबकि जो साउथ अफ्रीका है दोस्तों, साउथ अफ्रीका है, उसमें दोस्तों 95% पॉपुलेशन तो कालू की है दोस्तों, असवेत है। उसके बाद भी वहां पे राज कौन कर रहा था दोस्तों? श्वेत राज करते हैं और आज भी करते रहते हैं। तो ये एक महान शख्सियत थी दोस्तों, जिन्होंने आंदोलन किए, कई बार जेल गए और अपने जीवन काल में दोस्तों ये 27 वर्ष तक जेल में बिताए दोस्तों। उसके बाद 1993 में दोस्तों इनको शांति का नोबल भी मिला हुआ है दोस्तों। शांति का नोबल, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको 1993 में दिया गया दोस्तों। इससे पहले 1990 में 1990 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न भी दिया दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1990 में इनको भारत रत्न भी दिया गया दोस्तों, भारत रत्न। और हाल ही में दोस्तों 2013 में 2013 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1918 में दोस्तों। तो ये गांधी जी को फॉलो करते थे, गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में जो एक नव जागरण का, एक आजादी की जो मुहिम चली थी, उसके प्रमुख चेहरा ही रहे हैं साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो ये है दोस्तों इनके बारे में। 27 वर्षों तक ये जेल में रहे। तो इनको पढ़ना दोस्तों, इनके बारे में और हम ज्यादा, अगर आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, अगर इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में हम और कुछ ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए, तो हम जरूर अलग से इनके बारे में एक लेक्चर लेके आएंगे दोस्तों। इसके बाद आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है। 3 स्टार मार लो दोस्तों, 3 स्टार इस क्वेश्चन पे। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है दोस्तों? पैरा एथलीट, शब्द पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, पैरा एथलीट। तो ये है दोस्तों, कहते हैं ना कि पंखों से उड़ान नहीं भरी जाती, उड़ान हौसलों से भरी जाती है। और उन्होंने वो कारनामा किया दोस्तों। देवेंद्र झांझड़िया इनका नाम है और पहले पैरा एथलीट है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है दोस्तों। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक भारत रत्न होता है, वो पद्म में नहीं आता है दोस्तों। ये भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि क्या भारत रत्न पद्म पुरस्कारों में आता है। दोस्तों भारत रत्न पद्म पुरस्कार से अलग है। पद्म पुरस्कारों में 3 आते हैं दोस्तों। पद्म पुरस्कार, पहला होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री, पद्मश्री। और ये पद्मश्री जो है अवनी लखेरा को मिला है इसी वर्ष, और पद्म भूषण है वो देवेंद्र झांझड़िया को मिला है दोस्तों।
तो पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। और देवेंद्र झांझड़िया को क्यों मिला है दोस्तों, इनके बारे में, ये राजस्थान के चूरू से रहने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान के ही हैं। तो राजस्थान के एग्जाम के लिए तो कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे आरएस का हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये चूरू के रहने वाले हैं। और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 64.35 64.35 मीटर भाला फेंका था दोस्तों, भाला, और सिल्वर मेडल लेके आए थे दोस्तों। ये सिल्वर मेडल लेके आए थे दोस्तों। इससे पहले 2 बार ये गोल्ड मेडल भी ला चुके दोस्तों। ये 2004 का जो था, 2004 में एथेंस में जो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, एथेंस, और 2016 का जो था रियो ओलंपिक दोस्तों, रियो ओलंपिक, रियो डी जेनेरी ब्राजील में हुआ था, उसमें भी ये गोल्ड मेडल लाए थे दोस्तों। तो 3 मेडल ओलंपिक में इनके नाम है। तो पद्म भूषण क्या, ये भारत रत्न के हकदार है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल सकता है, तो हमारे राजस्थान के लाल को क्यों नहीं मिल सकता, चूरू के रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये था पद्म भूषण, इनके बारे में। दोस्तों मतलब इतिहास में ऐसा ये खिलाड़ी है जो 3 मेडल ला चुका है दोस्तों, 2 गोल्ड मेडल इनके नाम है। तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अवनी लखेरा दोस्तों, अवनी लखेरा, इनको मिला दोस्तों पद्मश्री 2022। और ये कहां की रहने वाली दोस्तों, जयपुर की ही, जयपुर की रहने वाली है दोस्तों। छप सकता है दोस्तों, मीराबाई चानू का पूछ सकता है, तो इनका भी पूछ सकता है ये कहां से है, राजस्थान के एग्जाम में छप सकता है दोस्तों। तो जयपुर से है ये। और इन्होंने दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल में तो गोल्ड जीता था दोस्तों, गोल्ड। और 25 मीटर में ब्रांज, कांशा, 2 गो। तो दोस्तों ये भी भारतीय इतिहास में पहली पैरा एथलीट महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। गोल्ड मेडल जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली पैरा एथलीट दोस्तों, पहली पैरा एथलीट, पैरा महिला एथलीट दोस्तों। तो गोल्ड जीतने वाली पहली महिला पैरा एथलीट जो है अवनी लखेरा है दोस्तों। तो इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिए, राजस्थान के जयपुर से ही है दोस्तों ये। और पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है दोस्तों, पद्मश्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने ब्रिक्स देशों के लिए ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है दोस्तों। तो ब्रिक्स आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 2006 में हुई, लेकिन 2009 से रेगुलर बैठक करने लगे, 2009 से। और इसके बाद ही जो 2021 में दोस्तों भारत ने 13वें इसका संस्करण का वो मेजबानी करी, 13वां। और 2022 में जो इसकी बैठक होगी वो 14वें नंबर की होगी, 14वीं बैठक होगी। और उसकी अध्यक्षता, मेजबानी कौन करेगा दोस्तों, चीन करेगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में और अभी जो कोविड के दौरान ऑनलाइन इसकी होने जा रही है दोस्तों, ऑनलाइन ही बैठकें होती है। तो ब्रिक्स है, तो इसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों, ब्रिक्स देशों के लिए एक वैक्सीन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का जो शुभारंभ किया है, ये है भारत के चिकित्सा मंत्री दोस्तों, चिकित्सा मंत्री दोस्तों। ये गुजरात से आते हैं, गुजरात से आते हैं और मोदी जी के बहुत करीबी हैं, तो इनको सीधा चिकित्सा मंत्री बना दिया गया। और ये इंडिया जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस देश ने ब्रिक्स देशों के लिए ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है, तो इंडिया हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ब्रिक्स पे। ब्रिक्स है क्या दोस्तों, तो ये दोस्तों अब मैंने बताया कि 2009 में इसकी पहली बैठक हुई, 2006 से प्रस्तावित था दोस्तों। पहले इसमें शुरुआती दौर में दोस्तों इसके नाम में ही इसके सदस्यों के नाम छुपे दोस्तों, BRICS। इससे पहले दोस्तों 2010 तक ये था, 2010 तक साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था, तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा, तो ये ब्रिक्स हो गया। उससे पहले ये ब्रिक था। तो ब्राजील होगा, रशिया होगा, I इंडिया होगा, C फॉर चाइना होगा, S फॉर साउथ अफ्रीका होगा। ये वर्ल्ड का मैप में इधर ब्राजील है, इधर साउथ अफ्रीका है, जहां से नेशनल मंडेला आते हैं, हमने अभी बताया नेल्सन मंडेला। और ये जो है इंडिया है, ये चाइना है, ये रशिया है, ये तो पूरा क्षेत्र कवर हो गया। तो ये दोस्तों इसकी स्थापना क्यों हुई दोस्तों, जब 2008 की मंदी थी उस दौर में लग रहा था कि सारा वर्ल्ड जब मंदी की चपेट में है, तो कुछ वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमी है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है,
जो तेजी से उभर सकती है, उभर रही है और आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाली है। और सही भी हुआ, आज आपको पता है चाइना नंबर 2 पे है, हम पीपीपी मोड में नंबर 3 पे है, तो बड़ी तेजी से उभरे। मतलब दुनिया का 40% जीडीपी तो हम 5 देश लेके बैठे हैं दोस्तों। तो इसलिए ये एक इकोनॉमिक संगठन है दोस्तों। तो ये हुआ। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, ब्रिक्स जो देश हैं ये बारी बारी से अपनी मीटिंग करते हैं, मेजबानी करते हैं। सबसे पहले ब्राजील करता है, फिर रशिया करता है, अभी इंडिया ने किया 2021 में, और 22 में जो करेगा वो चाइना करेगा दोस्तों। तो सी इसके बाद कौन करेगा, तो बस ब्रिक्स याद है तो अपने आप याद है, एक भी याद है ना मीटिंग तो सब कुछ याद है। अब साउथ अफ्रीका आ जाएगा, उसके बाद वापस ब्राजील का नंबर आ जाएगा। तो ये है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक चीज जो ठोक दी दोस्तों, आपको पता है जो है वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसमें किसकी चलती है दोस्तों, अमेरिका की चलती है। अमेरिका इनका मतलब वीटो पावर है उसके पास, इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर्स है, वोटिंग पावर है। तो इन पांचों देशों ने मिलकर क्या किया कि यार अमेरिका अपनी दादागिरी उधर चलाता है, हम भी अपना नया बैंक बनाते हैं दोस्तों। इन पांचों दोस्तों ने मिलकर एक नया ही बैंक खड़ा कर दिया वर्ल्ड वाइड दोस्तों, और उसको नाम दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूं, आईएएस आरएएस सब में छप चुका है क्वेश्चन, और अब आजकल छोटे वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए न्यू डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको नाम दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो है जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों संघाई में। तो इसका हेडक्वार्टर संघाई है। संघाई कहां है दोस्तों, चीन में है, चीन में है दोस्तों। तो इसको कैसे भी याद कर लेना है, पूछा जाता है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, तो वो है संघाई में दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये मुद्दा चला था कि इसका हेडक्वार्टर की जब बात आई तो चाइना ने कहा हमारे पास रखो, और भारत ने कहा कि दिल्ली में लाओ। तो फिर टॉस किया गया दोस्तों, और फिर चाइना इस जीत गया, तो ये संघाई चाइना में चला गया। और आज वर्ल्ड वाइड जो डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक होता, उसका हेडक्वार्टर हमारे आरबीआई के साथ ही कहीं दिल्ली मुंबई में होता, लेकिन हम हार गए। और फिर भारत को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो इस बैंक का जो पहला अध्यक्ष होगा वो भारत से हम बना देते हैं। कि तो भारत से जो इसका पहला अध्यक्ष था दोस्तों, पहला अध्यक्ष छाप लो, पूछा जाता है, पूछा गया पहले, पहला अध्यक्ष था वो वी के कामत है दोस्तों, कामत, कामत साहब थे इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों। अभी ब्राजील से इसके अध्यक्ष है दोस्तों, बारी बारी 5-5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल उनके 2020 में कंप्लीट हो गए थे, तो अभी ब्राजील से इसके अध्यक्ष है दोस्तों। तो ये था ब्रिक्स के बारे में दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सुरक्षा कवच क्वेश्चन नंबर 3 है, सुरक्षा कवच 2.0 नामक संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना किस राज्य के साथ मिलकर करती है। भारतीय आर्मी है दोस्तों, ये किसी राज्य के साथ मिलकर सुरक्षा कवच नाम का एक अभ्यास करती है, और ये करती है महाराष्ट्र के साथ दोस्तों। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के साथ, महाराष्ट्र में किया है दोस्तों। इसका मकसद क्या है दोस्तों, सुरक्षा कवच, इसका मकसद है दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2008 में 26 नवंबर 2008, 26 नवंबर 2008, जिसे हम 26/11/2008 की घटना बोलते हैं, भारत के इतिहास में एक ऐसी दर्दनाक ये घटना थी दोस्तों। आपने सबने, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, कसाब जो आए थे, आपने पिक्चर भी देखी होगी, ताज होटल में कितनी बमबारी हुई, गोलीबारी हुई, कई निर्दोष लोग मारे गए। तो वो घटना हुई थी दोस्तों। उसके बाद हमारी सरकारों को होश आता है, आपको पता ही है दोस्तों, हमारी सरकारों को होश ही तब आता है जब गड़बड़ हो जाता है, उससे पहले कुछ नहीं करते। अब निर्भया कांड हुआ, उसके बाद हमने उस कानून को स्ट्रिक्ट बनाया। हमारे राजस्थान में पेपर आउट होते हैं, बच्चों का भविष्य खराब हुआ, उसके बाद हमने कानून को सख्त बनाया। हालांकि कानून बनाने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन कानून तो पहले ही बना देने चाहिए यार। तो दोस्तों 2008 में जब आतंकवादी हमला हुआ तो हमारी सरकारों को होश आया, तो उन्होंने फिर कुछ इनिशिएटिव लेते। तब तो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी जो है, उसकी स्थापना करी थी दोस्तों 2008 में। ये आतंकवादी घटनाओं की, साइबर अपराधों की, साइबर ठगी की, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है दोस्तों ये एनआईए, और वो 2008 में इस हमले के बाद स्थापित करी गई थी दोस्तों। तो इसीलिए फिर अब ये, इसीलिए ये इसकी स्थापना की गई, ये भी जो अभ्यास है ये इसीलिए किया जा रहा है कि जो कोई भी आतंकवादी घटना हो उसकी रिहर्सल करी जाए, आपस में एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, कैसे उसको डील करना है, कैसे बमों को डिफ्यूज करना है, कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है, उन सब बातों पे इसमें
चर्चा की जाती है और उसी को सुरक्षा कवच नाम करके नाम दिया गया है दोस्तों। तो ये था इसका पीछे का बैकग्राउंड भी मैंने बताया, एनआईए की स्थापना हुई दोस्तों। और ये एनआईए किसके अंडर में आती है? ये आती है कार्मिक मंत्रालय के अंडर में। इसी प्रकार सीबीआई है दोस्तों, सीबीआई ये आती है कार्मिक मंत्रालय के अंडर में। लेकिन जो अर्धसैनिक बल है दोस्तों, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, असम राइफल्स है, ये सब आती है गृह मंत्रालय के अंडर में। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि सीबीआई किसके अंडर में आती है दोस्तों? तो सीबीआई गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं आती, कार्मिक मंत्रालय के अंडर में आती है। इसके बाद दोस्तों विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? विप्लोबी भारत गैलरी दोस्तों, इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता में किया दोस्तों। कोलकाता पश्चिम बंगाल में, मेदिनीपुर जिले में दोस्तों, सॉरी विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया मेमोरियल मेदिनीपुर जिले में है। मेदिनीपुर जिले में विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल। ये फोटो है विक्टोरिया मेमोरियल की, बहुत ही खूबसूरत फोटो दोस्तों। ये किसने बनाया? ये उसी कमीने चमचे ने बनाया, अंग्रेजों के ने, जिसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में दोस्तों। आपको सबको पता है बंगाल का विभाजन। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। शायद आपको कहानी में सारे जो फैक्ट है वो याद हो जाए, इसलिए मैं हर एक चाहूं तो दोस्तों मैं भी इधर उधर निकाल के, तीर निकाल के बहुत सारे फैक्ट लिख सकता हूँ। लेकिन मेरा मकसद रहता है कि कहानी रूप में आपको पता है कि हम पिक्चर देखते हैं तो हम उसमें याद कुछ भी रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन 10 साल बाद भी हमको पिक्चर याद रहती है। तो वो एक कहानी है, इसलिए मैं कहानी रूप में बता रहा हूँ कि कैसे एनआईए की स्थापना हुई, क्यों जरूरत पड़ी। इसी प्रकार से ये है उद्घाटन है, ये मेमोरियल क्यों बनाया गया दोस्तों? तो जो लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों 1905 में। उन्होंने ही 1906 में इसको बनाने की घोषणा करी थी दोस्तों, 1906 में। और ये 1912 से बनना शुरू हुआ, 1912 और 1921 में दोस्तों ये जनता के लिए खोल दिया गया दोस्तों, जनता के लिए खोल दिया गया, जनता के लिए खोल दिया गया। तो ये बहुत बड़ा म्यूजियम है इंडिया का, बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है दोस्तों। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है उनका इतिहास यहाँ पे अच्छे से सहेज के रखा है हमने। तो ये कोलकाता में दोस्तों, और ये संगमरमर से बना हुआ है पूरा। और दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा आपको, जो लॉर्ड होर्डिंग्स है 1911 में, मार्ले मिंटो सुधार आपने सुना होगा, 1909 में 10 में हुआ था। तो तब मार्ले मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे, अंग्रेजों के चमचे थे इंडिया में। उसके बाद होर्डिंग्स आए दोस्तों, होर्डिंग्स, होर्डिंग सेकंड द्वितीय। और होर्डिंग द्वितीय कैसे आए इसका आप मतलब इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो जब दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में दोस्तों, 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों। छपता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों, तो उसमें घोषणा की थी होर्डिंग्स ने। अब होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स दिल्ली दरबार में हुआ क्या था, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम जो थे तब इंग्लैंड के अंग्रेजों के राजा थे, ये इंडिया में आए थे। अब आपको पता है कहीं भी मोदी जी या अमित शाह, योगी जी कहीं भी जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, उनके नेता जाते हैं। तो ये अंग्रेजों के नेता थे और वो इंडिया आ रहे, तो होर्डिंग्स तो लगने थे। तो उनका चमचा कौन था आगे? होर्डिंग्स था दोस्तों, होर्डिंग्स, होर्डिंग्स। तो दोस्तों कई बार पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है वाइसराय का, कौन पहले था कौन बाद में। तो हम सब सुनते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ, उसके बाद होर्डिंग्स आए, उसके बाद माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड वार 1919 में। तो बीच का हम भूल भी जाते हैं, तो हम याद रख सकते हैं कि होर्डिंग्स आए थे, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। और इसी समय दिल्ली दरबार में यह घोषणा हुई थी दोस्तों कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी दोस्तों। दिल्ली जो है वो राजधानी बना दी जाएगी। इसी दिल्ली दरबार में एक घोषणा हुई थी दोस्तों। तो कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से जो राजधानी है वो दिल्ली शिफ्ट कर दी गई दोस्तों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही फिर 1921 में ये घोषणा हुई थी दोस्तों, बनी नहीं थी, हालांकि सारा माल मटेरियल भी ट्रांसफर हो गया था। लेकिन 1921 में, 1931 में, सॉरी 1931 में लॉर्ड इरविन, वही लॉर्ड इरविन जिन्होंने 1931 में गांधी जी के साथ समझौता किया था और भगत सिंह को नहीं बचा पाए थे। तो 1931 में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था और उसी साल में इरविन ने घोषणा करी थी
कि दिल्ली भारत की हिंदुस्तान की विधिवत रूप से राजधानी होगी। तो राजधानी हिंदुस्तान की दिल्ली कब बनी दोस्तों? 1931 में दोस्तों। अगर ये एग्जाम में भी नहीं पूछा जाए तो कॉमन सेंस का सवाल है, चाय की थड़ी पे डिबेट करने का सवाल है। तो दिल्ली 1931, लॉर्ड इरविन, और इरविन से आप सब वाकिफ हो। इसके बाद दोस्तों आती है भारत से बाहर किस देश में आईआईटी स्थापित किया जाएगा दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, आपको पता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में आईआईटी से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट भारत में नहीं होता है। सपना होता है लोगों का। और भारत में अब तक दोस्तों कितने आईआईटी हैं? लगभग 35 आईआईटी है दोस्तों, 25 दोस्तों, 25 आईआईटी भारत में है अब तक। और इनको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय महत्व का दर्जा का मतलब है दोस्तों उनको पूरी स्वायत्तता होगी, स्वतंत्रता होगी, वो अपने हिसाब से, अपने विवेक से एजुकेशन के मामले में सुधार कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे, डिग्रियां दे सकेंगे। वो सब स्वायत्तता राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को होती है। और हर एक यूनिवर्सिटी का, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, उसका सपना होता है कि भारत सरकार की तरफ से उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा मिल जाए। तो आईआईटी को दर्जा होता है दोस्तों। सरकार संसद में बिल पास करके समय समय देती रहती है ऐसे दर्जे। तो ये भी है। उसके बाद दोस्तों ये जो यूनाइटेड स्टेट्स अरब अमीरात में जो है, यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात, उसमें ये आईआईटी स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो वहां भी अब हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ेगा और बच्चों को बढ़ाया जाए। और दोस्तों राजस्थान में छाप लियो दोस्तों, राजस्थान में कमेंट करके बताओ दोस्तों, आईआईटी राजस्थान में कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में कहां पर है? कमेंट बॉक्स में करके बताइए दोस्तों जल्दी से ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया? अभी हाल ही में 187वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, 187। तो ये है दोस्तों असम राइफल्स। दोस्तों असम राइफल्स की स्थापना वैसे तो 1961 में हो गई थी दोस्तों, 1935 में दोस्तों, 1935 में। लेकिन फिर आजादी के बाद 1971 में इसकी, और इसका नाम बदल के फिर असम राइफल्स कर दिया गया। पहले वो किसी और नाम से थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की जरूरत, मतलब असम राइफल्स है, ये कहाँ सिक्योरिटी देती है दोस्तों? असम नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसको कहा जाता है असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी दोस्तों, पूर्वोत्तर का प्रहरी इसको बोला जाता है दोस्तों। तो असम राइफल्स की स्थापना 1971 में, 1835 में दोस्तों, 1935 नहीं, 1835 है दोस्तों, सॉरी, 1835 में असम राइफल्स की कछार रेजिमेंट के रूप में स्थापना होती है दोस्तों, कछार। उसके बाद 1971 में इसको आज का नाम दिया जाता है। ये किसके अंडर में आती है दोस्तों? असम राइफल्स गृह मंत्रालय, मतलब अमित शाह के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं दोस्तों। अर्धसैनिक बल और आर्मी में क्या फर्क होता है दोस्तों? बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है कि आर्मी और अर्धसैनिक बल, क्या बीएसएफ और भारतीय इंडियन आर्मी सेम होता है, एक ही चीज होती है? तो दोस्तों ये भ्रम है हमारा, एक नहीं है। जो अर्धसैनिक बल होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, वो गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह के अंडर में आती है। और जो इंडियन आर्मी है, भारतीय फौज है, भारतीय सेना जिसे हम कहते हैं, उसमें एयरफोर्स आती है, उसमें थल सेना आती है, उसमें नौसेना आती है। जो थल, जल और वायु तीनों सेनाएं हैं, वो आती है रक्षा मंत्रालय के अंडर में दोस्तों, मतलब राजनाथ सिंह जी के अंडर में। तो थल, जल और आकाश जो है वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है। और अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब आती है अमित शाह के अंडर में, मतलब गृह मंत्रालय। तो पूछा जाता है दोस्तों कई बार मंत्रालय सीधा सीधा कि किस मंत्रालय के अंडर में आती है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों? ये मास्टर जी हैं, एक प्रोफेसर भी हैं, और ये हैं डेनिस कॉर्नेल सुलिवन। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, मैथमेटिक्स, ये पुरस्कार। तो इसमें ज्यादा फैक्ट लिखवाने को तो बहुत सारे फैक्ट है, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, अमेरिका के। लेकिन दोस्तों इसमें एग्जाम में, अब हमारा इतना छोटा माइन्यूट सा क्वेश्चन है, इतना छोटा पुरस्कार, मतलब इतना, अब किसी ने सुना होगा पहले एबल पुरस्कार 2022? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी जो एग्जाम बना रहा होगा ना, वो भी इतना डीप पे जाके नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा किसको मिला है। तो ये बस डेनिस पार्सेल सुलिवन है, कैसे भी करके कोई सी भी ट्रिक लगा के आप याद कर लेना दोस्तों। यूएसए के हैं, बस ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है।
तो दो इक्वेशन बनते हैं। केबल पुरस्कार किस किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मैथमेटिक्स से। और किसको दिया गया, डेनिस पार्नेल सुलिवन। इसकी कोई ट्रिक बना लेना और रट लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में बोमा तकनीक का उपयोग किस अभ्यारण्य में किया गया है दोस्तों। तो इसका उपयोग जो है, उपयोग है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कहां पड़ता है ये, भरतपुर, भरतपुर राजस्थान। तो पड़ता है। बोमा तकनीक क्या होती है दोस्तों, ये होता है बोमा तकनीक जो होती है दोस्तों, ये जंगल होता है दोस्तों, ये जंगल है, जंगल में हिरण विरण रहते हैं दोस्तों, हिरण जो भी है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, जैसे कहीं पे कमी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे जो बोमा तकनीक जो यूज क्यों की गई है दोस्तों, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से हिरणों को, हिरण जो हिरण होते हैं, हिरण, उनको मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ले जाया गया दोस्तों। और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व नाम से पता चल रहा है वहां पे टाइगर रहते हैं, और टाइगरों को भोजन चाहिए होता है, और वो किसको खाएंगे, हिरण को। यहाँ पे हिरण ज्यादा है और वहां पे टाइगर है, तो उनको भोजन के लिए हमने यहाँ से इनको क्या किया, हिरणों को दौड़ा दौड़ा के हमने एक बाड़ बना दी, बाड़ बना दिया, तारबंदी कर दी। और यहाँ पे अब धीरे धीरे जो ये होगा, फिर आगे आके मुंह सकरा कर दिया, और यहाँ पे एक ट्रक लगा दिया, ट्रक टाइप में कुछ, जिसमें एक पिंजरा लगा दिया, इसमें घास फूस रोटी दाना बाटी जो भी दे दिया, एक लालच दे दिया, जैसे हम मुंदरे पकड़ते हैं, वो चूहे पकड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो वैसे ही कुछ ऐसी तकनीक है, इसमें फंसा दिया तो कोटा मुकुंदरा हिल्स ले जाया गया उनको। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है बोना तकनीक, अफ्रीका में प्रचलित थी दोस्तों, अफ्रीका। तो अफ्रीका में प्रचलित थी। केवलादेव के बारे में और क्या फेमस है दोस्तों, ये साइबेरियन क्रेन के लिए भी जाना जाता है, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन एक पक्षी होता है, उड़ता है वो, और ये सर्दियों में हमारे यहाँ प्रवास करता है दोस्तों। और साइबेरिया जो क्षेत्र है वो रशिया में पड़ता है, जो रशिया यूक्रेन वार चल रही है, तो रशिया में ऊपर की तरफ जो ठंडा प्रदेश है उसको साइबेरियन प्रदेश बोलते हैं। वहीं से वो उड़ते उड़ते आते हैं, हमारे राजस्थान में ठहरते हैं। तो हम इंसान जो राजस्थान पधारो हमारे देश है, तो हम रशिया वाले पक्षियों को भी कहते हैं पधारो हमारे देश। और ये पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है दोस्तों, केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये है साइबेरियन क्रेन, पक्षियों का स्वर्ग राजस्थान में जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। और रामसर साइट भी है ये दोस्तों, मतलब आंध्र भूमि है। तो ये था दोस्तों बोना तकनीक। उसके बाद आते हैं 2021 का शांति पुरस्कार लौटाने वाले रूसी पत्रकार कौन है दोस्तों। अभी रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, आपको पता है। तो आपने सुना होगा इंडिया में भी कुछ टाइम पहले जब विचारों को लेकर मतभेद थे, तो लोगों ने पद्मश्री लौटा दिए थे, कुछ कोई कुछ लौटा रहा है, कोई कुछ लौटा रहा है। और जिनके पास कुछ नहीं होता क्या ही लौटाएगा, तो हमने तो कुछ लौटाया नहीं। बस हम आपको ये बता रहे हैं कि जो रूस है वहां पे है दिमित्री मुर्टोव जो है, इनको ये मिला था शांति का नोबल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, नोबेल कमेटी इनको दिया था। ये है मारिया और ये है दिमित्री, इनको संयुक्त रूप से मिला था दोस्तों, ज्वाइंट रूप से मिला था। ये फिलीपींस की रहने वाली है, फिलीपींस एक देश है, प्रशांत महासागर में टुच्चा सा देश है, चाइना उनको भी परेशान करता है, तो वहां पे फिलीपींस की रहने वाली है, और ये रशिया के हैं ही। और इन्होंने शांति पुरस्कार लौटा दिया, मतलब लोगों की आजादी के लिए। अब यूक्रेन में आपको पता है, लोगों की आवाज को, जो भी इंसानियत के नाते उन्होंने जो किया है, उन्होंने लौटा दिया है। रशिया के हैं, लेकिन शायद यूक्रेन के सपोर्ट में इन्होंने लौटाया है। तो देखते हैं इनसे कैसे निपटते हैं पुतिन, निपटेंगे तो सही। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये है कैलाश सत्यार्थी, इनका नाम सुना होगा सबने आपने, और मलाला यूसुफजई। भारत पाकिस्तान एक समय ऐसा था, तो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड हम एक साथ हमारा नाम आया था, और वो था 2014 का नोबेल पीस प्राइज, नोबेल 2014 2014 में। कैलाश सत्यार्थी, ये इंदौर यूपी के रहने वाले हैं, एमपी के इंदौर, और ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली है दोस्तों। इनकी फोटो भी होगी आगे। ये है मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी। ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इन्होंने 26 साल की उम्र में नौकरी छोड़ छाड़ के ये समाज सेवा के क्षेत्र में आए,
और उन्होंने आज तक ये लाखों लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि पंजाब, बिहार, बंगाल से बच्चों की तस्करी करके लाए, जयपुर में कहीं चूड़ी के कारखाने में उनसे हार्ड वर्क करवाया जा रहा है और वगैरह वगैरह कुकर्म करवाया जाता है। आज भी एक न्यूज़पेपर में मैं कटिंग पढ़ रहा था, मतलब एक छोटे से बच्चे के साथ उसका मालिक चूड़ी कारखाने का चूड़ी का 18 घंटे काम करवाता था और कुकर्म अलग से करवाता था। बहुत सारी घिनौनी हरकतें सामने आती है बच्चों के साथ। तो वही कहता है कि एक खुशहाल जीवन बच्चे जिए, तो ऐसे फैक्ट्रीज में जाते हैं ये, उनको बच्चों को छुड़ाते हैं और ऐसा नए काम कर रहे हैं दोस्तों। तो बनता था इनका नोबेल पीस प्राइज और 2014 में इनको मिला दोस्तों, 2014 में, और शांति के क्षेत्र में। और ये जो है मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की रहने वाली है दोस्तों। ये 10-12 साल की लड़की थी जब तालिबान के जो कुछ आतंकवादी थे, उन्होंने, ये स्कूल जा रही थी, उस बस पे अटैक कर दिया था, इनकी स्कूल पे अटैक कर दिया था। तो ये बड़ी बहादुरी से लड़ी और अपने साथियों को बचा के जिंदा लौटी। तो इनकी भी बहादुरी को सलाम करते हुए दुनिया ने इनको नोबेल पीस प्राइज दिया दोस्तों। तो हालांकि अभी फिलहाल इन्होंने शादी कर ली है। तो ये था दोस्तों। इसके बाद और दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं आपको, प्रथम भारतीय महिला जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला वो कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा सबने सुना होगा। इनको 1979 में नोबेल मिला दोस्तों, मदर टेरेसा को। और पहला भारतीय जिनको नोबेल मिला वो कौन थे दोस्तों? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों। आप सबको पता है साहित्य के क्षेत्र में उनको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर पहले प्रथम महिला जो शांति का नोबेल ले गई, और एकमात्र महिला है ये, प्रथम और एकमात्र कह सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम से पूछा जाता है। मदर टेरेसा समाज सेवा के क्षेत्र में, ये भी बहुत शांति के क्षेत्र में इनको मिला। और दोस्तों कहते हैं कि गांधी जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला और गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला दोस्तों? पता है, गांधी जी दुनिया की एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिनको वर्ल्ड वाइड दुनिया सारी फॉलो करती है। ओबामा भी उनको फॉलो करते हैं, नेल्सन मंडेला भी करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं उनको फॉलो। और हर एक देश में उनकी मूर्ति पाई जाती है दोस्तों। गांधी जी की मूर्ति आपको हर एक देश में मिलेगी और वर्ल्ड वाइड किसी नेता की नहीं मिलेगी। उसके बावजूद, उनके इतने महान विचार होने के बावजूद, शांति का नोबेल उनको क्यों नहीं मिला? तो एक बार कुछ ऐसा डिबेट में कहा गया था कि शांति और भारत रत्न नोबेल से बहुत बड़े हैं गांधी जी, अगर उनको देना पड़े तो ये अपमान होगा अपने आप में पुरस्कार का। तो ऐसे स्टेटमेंट कई बार आते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी होती है देने वाली, उनके भी आते हैं कि गांधी जी बहुत इन पुरस्कारों से बहुत बड़े थे दोस्तों। तो हमारे पास एक ऐसा नेता है, था कभी भारतीय इतिहास में, हजारों लाखों सालों में एक बार पैदा होते हैं ऐसे नेता, तो हम गर्व कर सकते हैं गांधी जी पे, उनकी विचारधारा पे। तो माउंटेन टेरेन एथलीट्स को प्रशिक्षित करने वाला भारत का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? माउंटेन टेरेन एथलीट्स मतलब माउंटेन पे जो राइडिंग होती है, जो बाइक राइडिंग होती है, साइकिल होती है, कुछ वो बर्फ में घसीटने वाले ख्याल होते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं। तो उन्हीं लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए दोस्तों, ये शिमला में दोस्तों ये इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में भारत के जो युवा एवं खेल मंत्रालय है, उसने हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्रालय से संपर्क किया और एक ऐसे केंद्र की स्थापना करने की बात पर सहमति बनी दोस्तों। तो ये था, ये आ सकता है दोस्तों, नया स्थापित होगा। माउंटेन टेरेन एथलीट को प्रशिक्षित करने का भारत का पहला है दोस्तों ये। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये शिमला में किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आते हैं, आजकल बहुत चर्चा में चल रहा, आपको पता है कि नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी महासागर संधि संगठन जो है वो है दोस्तों। जो उत्तरी अटलांटिक है दोस्तों, आपको पता है इधर है प्रशांत महासागर, प्रशांत, ये है उत्तरी अटलांटिक, तो अटलांटिक है ये, और ये इधर आ जाता है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है ना। तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर है, इसके नाम में है NATO, नॉर्थ NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है। तो नॉर्थ अटलांटिक के जो देश हैं, यूरोपीय और अमेरिकी, उत्तरी अमेरिका के और यूरोप के कुछ देश हैं, ये लगभग 30 देश है दोस्तों, 30 कंट्रीज हैं। तो नाटो जो है वो 30 देशों का एक समूह है। ये कब बना दोस्तों? 4 अप्रैल 1949 दोस्तों, भारत की आजादी के बाद ये बना। क्यों बना दोस्तों? इधर रशिया है, रशिया अकेला है, एक सांड इधर है, एक सांड इधर है, ये रशिया है,
दोनों आपस में लड़ते हैं, विचारधारात्मक रूप से, सैन्य रूप से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसी का परिणाम स्वरूप है कि देश दुनिया एक लंबे समय तक शीत युद्ध के भंवर में फंसी रही, और आज फिर से एक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अभी हाल में मुद्दा जो था नाटो का इसलिए था क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये बेलारूस और यहाँ पे ये यूक्रेन, ये यूक्रेन। तो ये जो ब्लू वाले हैं ये सारे नाटो के सदस्य हैं, रेड वाला रशिया अकेला है, अकेला लड़ रहा है, बेलारूस इसके साथ है। तो ये यूक्रेन है। अब ये नाटो वाला जो अमेरिका यहाँ पे बैठा है दोस्तों, ये अमेरिका है, ये चाहता है कि यूक्रेन हमारी साइड हो जाए, नाटो में शामिल हो जाए, हम 30 से 31 हो जाए। इस नाटो का आर्टिकल 5 है दोस्तों, आर्टिकल 5 है। इसमें एक बात दोस्तों पूछा जा सकता है कभी, आर्टिकल 5 में एक बात लिखी है कि अगर किसी भी नाटो के किसी भी सदस्य देश पर किसी भी दूसरे देश द्वारा हमला किया जाता है तो वो सारे देशों पर हमला माना जाएगा। वही बात कि मेरे दोस्त को मार के दिखा भाई, देख सल्टा देंगे हम, किसी का हाथ लगा के दिखा दो, 30 में से किसी पे भी उन पे हमला माना जाएगा। मतलब यहाँ पे ब्रिटेन पे भी हमला करता है ना ये, तो अमेरिका कहेगा आ गया मैं, बस रुक थोड़ा सा। तो ये था। तो यहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन को ये अपने में मिलाना चाहते थे, यूक्रेन भी चाहता था मिलाना, तो रशिया को आ गया गुस्सा कि भाई मैं तुझे मतलब क्या लग रहा हूँ, ऐसे ही तू मेरे यहाँ पे बगल में बैठा है तो उससे मिल जाएगा, और अमेरिका का सैन्य अड्डा यहाँ स्थापित हो जाएगा, वो कभी भी मेरे पे बमबारी कर देगा, तो मैं इतना पास दुश्मन को बिठाऊंगा, बावड़ा समझा क्या। तो इसने इसलिए विरोध कर रहा है। और बिल्कुल दोस्तों लाजमी है, अगर अब बात करिए हमारा दुश्मन देश, अब जैसे चाइना है, वो जो अपना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है बाल्टिस्तान से पीओके से होके, जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उन्होंने जो बना लिया, तो हम कभी उसका सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं चाहते कि चाइना पर हमारे ऊपर बैठे आके कश्मीर में बैठे, क्योंकि हम फिर कभी कश्मीर कभी ले नहीं पाएंगे। तो ऐसे मतलब अमेरिका यहाँ बैठ जाएगा, यूक्रेन में आके रशिया कभी नहीं चाहेगा। तो ये भी एक विरोध, ये भी एक कारण था हमला करने का। उसके बाद दूसरा कारण क्या है, यहाँ जो है रशिया का जो व्यापार होता है वो इसी मार्ग से होता है दोस्तों, भूमध्य सागर काला सागर होते हुए इधर से जाता है। अब यहाँ जो समुद्री सीमा है दोस्तों, यहाँ पे क्रीमिया में तो पहले ही कब्जा चुका है, जो लाल सर्च है छोटा सा, इसको तो पहले 2014 में क्रीमिया पे अटैक करके रशिया ने अपने अधिकार में ले लिया था। तो थोड़ा बहुत तो सुविधा हो गई थी व्यापार करने की। अब व्यापार करने का एकमात्र रास्ता है ये यूक्रेन से होके गुजरता है। यूक्रेन ने कहा भाई पैसे दे, हमारे रास्ते से गुजरे था। रूस कहता है भाई मैं तू जो चाहेगा वो दे दूंगा, बस तू अमेरिका से ये नाटो वाटो में फालतू में सपने छोड़ दे, देखना फालतू के हैं, मैं जो चाहेगा ये कहा ना मैं तो नाटो में जाऊं। तो फिर देख लिया। तो दोस्तों यहाँ पे करो या मरो की स्थिति में आ रखा है ये रशिया, करो या मरो, क्योंकि उसको पता है अगर यूक्रेन अब गया नाटो में तो फिर हम हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे यूक्रेन के। इत्तू सा देश है दोस्तों, इत्तू सा। तो इस वजह से भी। दूसरा दोस्तों आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान यहाँ पे पड़ता है, ये रहा पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 20 साल तक मतलब 30 साल तक अमेरिका की सेना रही, अभी हार के वापस चली गई, तो वो नाटो की ही सेना थी। तो रशिया को लगा यार नाटो 30 साल से अफगानिस्तान में कुछ नहीं उखाड़ पाया, तालिबान की सत्ता काबिज हो गई। पता है 30 साल तक अमेरिका सैनिक रहने के बाद, बड़ी बात है दोस्तों, वापस तालिबान काबिज हो गया। तो रशिया को लगा यार ये अमेरिका अमेरिका नाटो से कुछ होना नहीं है, हम भी यूक्रेन को कब्जा लेते हैं ताकि हमारा हमेशा का ये टंटाई खत्म हो जाए। तो ये भी उसको एक मोटिवेट करता था कि यार अभी अटैक करने का सही समय है दोस्तों। तो ये था दोस्तों नाटो के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आएगा। 30 देश है दोस्तों। पूछा जा सकता है क्या भारत नाटो का मेंबर है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, भारत नाटो का मेंबर नहीं है। ये 30 देश हम बताएंगे। तो ये जो है भारत नाटो का मेंबर भारत नहीं है, भारत मेंबर नहीं है। हालांकि भारत अमेरिका की जो सीनेट है दोस्तों, सीनेट वहां पे राज्यसभा, जैसे हमारे राज्यसभा होती है ना राज्यसभा, वैसे ही वहां का उच्च सदन होता है सीनेट। और कॉमन्स जो होता है, कॉमन्स वो होता है हमारे लोकसभा की तरह निम्न सदन होता है दोस्तों। तो सीनेट में भी एक प्रस्ताव पास कर दिया है अमेरिकी सीनेट ने कि हम भारत को नाटो सहयोगी का दर्जा दें। सहयोगी मतलब कुछ कुछ ऐसा है कि भारत के साथ भी छेड़छाड़ करेगा चीन और पाकिस्तान, तो हम भी उतर जाएंगे, ऐसा कुछ है सीन। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, अभी भारत सहयोगी नहीं बनाए। इसी के साथ जो इजराइल है, इजराइल और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया नहीं दोस्तों, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया वाला तो बिल्कुल निहायत बेवकूफ आदमी है। तो ये जो इन दोनों को, ये नाटो के मेंबर तो नहीं है, नाटो के मेंबर नहीं है, लेकिन ये सहयोगी मेंबर है दोस्तों, सहयोगी।
सही होगी। तो ये दोस्तों, अब दोस्तों ये है मामला, भारत तो है नहीं। अब हालांकि ट्रंप साहब जो है वो ट्रंप है, ट्रंप की स्थिति वैसे ही है जैसे लाल कृष्ण आडवाणी की है। आजकल वो भी बोलते हैं कि मैं अगर होता इस टाइम पर राष्ट्रपति तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, यूक्रेन रूस जंग नहीं होती, विश्व थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ा नहीं होता। अब दोस्तों ट्रंप कई कई बार तो सही कहता है। जब ये बना था नया नया दोस्तों, मुझे बड़ा ऐसा लगता था यार कुछ ही बोल देता है। जैसे भारतीयों के लिए भी उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वहां पे N1H1 जो बीजा होता है उस पे। लेकिन उसने पता है नॉर्थ कोरिया का जो संगीत तानाशा है ना, उसको पटा लिया था दोस्तों। तो कई बार तो लगता है मतलब नॉर्थ कोरिया वाला धमकी देता था डेली कि हाँ मैं तुझ पे मिसाइल अटैक कर दूंगा, परमाणु हमला कर दूंगा। ये भाई साहब ट्रंप गया, खुद ही गया उत्तरी कोरिया, वहां पे जाके नॉर्थ कोरिया उत्तरी कोरिया का बॉर्डर पे बुलाया उसको कि आजा भाई मिलते हैं। उसको समझाया आराम से, कंधे पे हाथ रखे, बेटा कुछ नहीं रखा है, तो मैं एक मारेगा, हम तुझे चार मारेंगे, और ऐसी जगह ले जाके तुझे डुबकी लगाएंगे ना, फिर ऊपर ही नहीं आएगा तू। पता है आपको दोस्तों लादेन जो है, लादेन का नाम तो सुना ही होगा। ये जो 2001 में जब अमेरिका पे आतंकी हमला हुआ था दोस्तों, तो लादेन को सीआईए और नाटो की सेना ने, सीआईए और नाटो ने पाकिस्तान के एबटाबाद से, पाकिस्तान में छुपा बैठा था लादेन, एबटाबाद से उठाया, उठा के दोस्तों इसको प्रशांत महासागर के पिंदे में जाके डाल दिया। इसके साथ करोड़ों किलो के मतलब वो डाल दिए, बक्से मतलब लोहा डाल दिया ताकि कभी ऊपर ही ना पाए। तो इतनी बुरी तरीके से दर्दार होती, ये याद दिलाया होगा ट्रंप ने जाके उत्तरी कोरिया वाले किंग जोंग उनको कि बेटा कुछ नहीं रखा, लादेन वाली हालत कर देंगे। तो मान गया था वो बेचारा, और आज तक नहीं बोलता, वैसे धमकियां नहीं देता। तो तब भी एक हवा बनी थी कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। तो ट्रंप थोड़ा डिप्लो, अब बाइडेन है आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति, हालांकि बहुत अच्छे डिप्लोमेट है वो, पर यहाँ पे दिखता है कि कुछ न कुछ खामियां रही है, तभी पूरी दुनिया आज थोड़ा शक के दायरे में है कि क्या होगा। तो ये था दोस्तों नाटो, उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो हम दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मारुति अग्रवाल फिर से आपके लिए नेक्स्ट क्लास, कल फिर मिलेंगे हम इसी समय पर, इसी वक्त पे, इसी प्रकार के कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद,